नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कोराई। शुरुआत करते कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग राशि दी है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने का अभियान शुरू किया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र प्रचार प्रमुख जगदीश, क्षेत्र कार्यवाहक शशिकांत दीक्षित, प्रांत प्रचारक युद्धवीर, केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद अशोक तिवारी ने मुख्यमंत्री से भेंट की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग राशि का चेक उन्हें भेंट किया। वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य राज्य ने दोबारा बीजेपी के सत्ता में आने का दावा किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार और संगठन पूरी तरह से राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को बीजेपी के कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार काम कर रही है, इससे साफ होता है कि बीजेपी 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद से दोबारा सत्ता में आएगी। वहीं के स्तर पर बीजेपी पूरी तरह से मजबूत है। आप सरकार के रहेंगे जिससे सरकार दोबारा वापसी कर पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार और संगठन का बहुत बड़ा सामंजस्य है, समन्वय है, तालमेल है और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है और दूसरा जो हमारी शक्ति है, हम बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं और विभिन्न अनुसांगिक संगठन हैं जो लगातार काम करते हैं, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं और जनता से सीधे उनका संवाद है। और निश्चित रूप से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो कल्याणकारी हमारे कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उसको लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने मजबूत पहल की है और विकास धरातल पर दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि कोई इसमें रुकावट नहीं है। हमें जनता का जनादेश निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और सरकार पुनः राज्य में सरकार बनेगी। वहीं कोविड से बचाव के लिए पूरे भारत में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसी को लेकर नैनीताल जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं और वहीं हल्द्वानी में वैक्सीन टीकाकरण को लेकर सीएमओ भाग्यसत जोशी ने कहा कि पहले दिन में हर सेंटर में 100 से फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज और महिला चिकित्सालय में सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी को 12,000 से ऊपर कोरोना वैक्सीन की डोज मिली है और पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने कहा कि इस अभियान को लेकर उनकी पूरी तैयारी कर ली गई है और वैक्सीन वैन के साथ पुलिस कर्मी मौजूद रहेंगे। वहीं वैक्सीन सेंटरों पर भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिसमें जनरल, पब्लिक और प्राइवेट दोनों शामिल हैं। द्वितीय चरण में फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी और उसके बाद 50 अबव वालों को लगेगी वैक्सीन। हमें 12,010 डोज मिली है अभी हमें, और वैक्सीन वैन है हमारे पास, इंसुलेटेड वैन है। इसके द्वारा हम डिफरेंट साइट्स पे, कोल्ड चेन पॉइंट्स पे इसको पहुंचाएंगे। जो तिथियां निर्धारित हैं उससे एक दिन पहले वैक्सीन वहां पहुंचेगी और जब वैक्सीन बचेगी वो भी उसी चैनल से वापस हमारे डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में लाई जाएगी। 100 लोगों के बैच में 3 सेंटर पे 300 लोगों को प्रथम दिवस वैक्सीन लगेगी। उसके बाद 17 तारीख को हम 10 सेंटर्स पे और वैक्सीन लगाएंगे। देखिए, ये कोरोना की वैक्सीन हमारे जनपद में आ चुकी है। इसमें जो हमारे स्टोरेज पॉइंट है वहाँ पर हमने अपनी पीएससी गार्ड यहाँ पर लगा रखी है। इसी के अतिरिक्त इसका जो ट्रैवल प्लान है उसके हिसाब से भी हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं और जो कल से वैक्सीनेशन भी शुरू होना है तो उन पॉइंट्स पे भी हमने एक्स्ट्रा पुलिस ड्यूटी रखी है ताकि वहाँ पर लोगों की कोई ऐसी भीड़ ना हो। बहुत लिमिटेड लोगों को चूँकि बुलाया जा रहा है तो अनावश्यक वहाँ पर दर्शक के रूप में लोग ना इकट्ठे हों, और चूँकि ये दूरी पालन कराने का मामला है तो हम उसके हिसाब से लोकल थानों को भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है और वहाँ पर व्यवस्था हम ठीक रखेंगे। हाँ, देखिए, वाहनों के साथ में जो आ रहा है उसमें हमने अपने गार्ड को भेज रखा था और गार्ड के द्वारा ही
हमारी यहाँ वैक्सीन पहुँची है। हल्द्वानी में इस समय स्टेशन है, यहाँ पर भी हमने पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है और जो यहाँ से जब मूवमेंट होगा उस प्लान के साथ हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ में लगे हुए हैं और उनके साथ भी हम यहाँ से गार्ड्स में ही भेजेंगे वैक्सीन। वहीं लक्सर विधायक संजय गुप्ता स्लॉटर हाउस को लेकर अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं विधायक का कहना है कि शासन की ओर से स्लॉटर हाउस के निर्माण पर रोक लगाई गई है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने शासन के आदेशों का फाइलों को दबाकर रखा है। वहीं उन्होंने अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया है। वहीं विधायक ने ऐलान किया है कि यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो वे अपने समर्थकों के साथ मौके पर जाकर स्लॉटर हाउस को उखाड़ देंगे। वहीं इस मामले पर विधायक से JK24/7 न्यूज के संवाददाता जसवीर सिंह ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं। मंगलौर में स्लॉटर हाउस का मुद्दा गर्मा गया है। विधायक संजय गुप्ता ने ऐलान किया है कि या तो प्रशासन आ जाए, यानी कि जो निर्माण कार्य से तुरंत रोके, नहीं तो कहीं ना कहीं वो उसके कार्यकर्ता मंगलौर कूच करेंगे और ध्वस्त कर देंगे पूरे निर्माण को। बात करेंगे विधायक जी से हमारे साथ में। विधायक जी, जिस तरह से शासन के निर्देश थे अब उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और आपने नाराजगी बताई है, क्या आगे का प्लान? देखिए, हरिद्वार की जनता में भारी आक्रोश है। इस दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पास कराया था कि हरिद्वार जनपद में स्लॉटर हाउस नहीं खुलेगा और उसी निर्णय का सबने पूरे हिंदू जनमानस ने, पूज्य साधु संतों ने इसका अभिवादन किया था, सम्मान किया था। लेकिन अधिकारी जिस प्रकार से आग बिचौली कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसको कदापि नहीं होने दिया जाएगा। चाहे हमें कुछ भी बलिदान देना पड़े वहाँ, और हम कूच करेंगे वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ। यानी कि आपने सीधा आरोप लगा कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं और शासन के आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ ईओ है वो भी मिला हुआ है, उसे तत्काल ईओ को हटाया जाना चाहिए वहाँ से। और जो भी ऐसे कर्मचारी अधिकारी लिप्त है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो लक्सर और आसपास के इलाकों में जो कन्विंसिंग का काम चल रहा है लोगों का स्लॉटर हाउस के विरोध में, वो एक आने वाले दिन में एक जन आंदोलन बन सकता है। बिल्कुल भारी आक्रोशित है आसपास के पूरे जनपद, हरिद्वार जनपद के लोग, और ये कभी भी विस्फोट हो सकता है। जनता वहाँ कूच कर सकती है, स्वयं कुछ कर सकती है। आप और जनता निर्माण करें, ध्वस्त कर सकती है। हाँ बिल्कुल, हम करेंगे उसको जाकर जनता। चलिए, तो आपने सुना विधायक संजय गुप्ता ने साफ तौर पर एक तरह से अल्टीमेटम भी दिया है कि या तो प्रशासन के लोग उसे तत्काल शासन के आदेशों के अनुसार स्लॉटर हाउस के निर्माण को रोक दें, नहीं तो वो खुद और उनकी जनता जाकर के मौके पर प्रदर्शन करने के साथ ही निर्माण कार्य को ध्वस्त कर देंगे। अभी देखने वाली बात है कि किस तरह से इस मुद्दे पर प्रशासन काम करता है। जसवीर सिंह, JK24 न्यूज़, लक्सर। उत्तराखंड आपातकालीन सेवा 108 को अधिक एम्बुलेंसों की जरूरत है, जिसे लेकर उत्तराखंड 108 प्रभारी अनिल शर्मा ने शासन को पत्र लिखा है। अनिल शर्मा ने बताया कि 108 के पास कम एम्बुलेंस होने के कारण वह पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एम्बुलेंस की तुरंत सेवा उपलब्ध नहीं करवा पाते। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध होती है तो वह दुर्गम और अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डोर स्टेप पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। ऐसा है, प्रदेश में 108 की बड़ी जरूरत है और शासन प्रशासन से बात होती रहती है, तो और एम्बुलेंस की आवश्यकता आपदा में खरीदी गई है, वो वार्ता चल रही है शासन से, निर्णय शासन को ही लेना है। प्रदेशवासियों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। पहाड़ों में डिस्टेंस भी है, जाम की समस्या होती है, जो डिस्टेंस के कारण देर से पहुंच पाएगी। यदि तो नजदीक एम्बुलेंस रहेगी तो जल्दी लोगों को सहायता पहुंच पाएगी। दूसरा ये होता है, पहाड़ में लोगों को खुद ही पता है कि मेरे घर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एम्बुलेंस है, तो स्वाभाविक है कि 2 घंटे लगेंगे उसको आने में। यदि नज़दीक रहेगी तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा लोगों को फायदा भी होगा और ज़्यादा 108 पे कॉल करके वो फैसिलिटी लेना भी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के बदहाल शिक्षा ढांचे को लेकर सभी 13 जिलों में प्रदर्शन का आयोजन किया है। वहीं जिसमें तस्वीरों के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने राज्य के खस्ता हाल शिक्षा ढांचे को जनता के सामने रखा है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रसाली ने कहा कि एक समय था कि जब उत्तराखंड शिक्षा के लिए जाना जाता था और बाहरी राज्यों से छात्र यहां पर शिक्षा हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद सरकार ने शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इस समय राज्य का शिक्षा ढांचा बुरी तरह से गुजर रहा है।
वो बहुत शिक्षा के हब के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं अल्मोड़ा, नैनीताल, श्रीनगर और मसूरी, ये बहुत प्रसिद्ध जगह थी जहां पर शिक्षा के लिए लोग आते थे, दूर दूर से आते थे और बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े लीडर्स और बहुत बड़े दार्शनिक यहाँ से। लेकिन आज दुर्भाग्य उत्तराखंड का यह है कि जब से उत्तराखंड बना है शिक्षा के लिए बिल्कुल भी नहीं देखा गया है। तो उसके बाद उनके शिक्षा मंत्री कहने लगे कि हमारे स्कूलों की हालत जो है दिल्ली से बेहतर है। तो तब जाके फिर यहाँ पर एक कैंपेन आम आदमी पार्टी ने चलाया और सेल्फी विद स्कूल करके, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनताओं ने सब इसमें सहभागिता ली। और काशीपुर में आम आदमी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने आम जनमानस के साथ साथ सभी पूर्व और वर्तमान ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों और पार्षदों और सब साधुओं को आदि से अनुरोध करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में यदि किसी भी विकास कार्य की आवश्यकता है तो वह तत्काल 2 दिन 3 दिन के भीतर ही विकास कार्यों से संबंधित अनुरोध पत्र आम आदमी पार्टी कार्यालय में भिजवाने की कृपा करें। वहीं दीपक बाली ने कहा कि वह विधायक और मेयर सहित सक्षम अधिकारियों के सम्मुख पहुंचकर उनसे जनता का दर्द बयां कर उनसे क्षेत्र के विकास कार्य कराने की प्रार्थना करेंगे। हाँ, मैंने जब ये देखा कि लगातार जन समस्या आ रही हैं, सड़कों के बारे में, नाली के बारे में, खड़ंजों के बारे में, बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, तो फिर मुझे यही लगा कि मैं जनता से और अपने जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे अपील कर लेता हूं, जिससे हमारे दोनों चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास मैं सारी समस्याओं को लेकर एक साथ जाऊं और उनको संज्ञान में डालूं। हो सकता है उनके संज्ञान में ना हो व्यस्तता के कारण, तो जिससे कि जनता को एक साथ एक ही बार में इन सारी समस्याओं से उनके द्वारा मुक्त कराया है। मैं समस्या का निदान करने की नहीं सोच रहा, समस्या का निदान तो जो हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं वो ही सक्षम है इसको पूर्ण करने में, लेकिन जनता और उनके बीच में मैं एक पुल का काम करना चाहता हूं कि जिससे कि सारी समस्याओं को एक साथ ले जाकर मैं उनसे बता सकूं कि इस वार्ड में, इस गाँव में यहाँ पर सड़क नहीं है, यहाँ पर खड़ंजा नहीं है, यहाँ पर जल भराव होता है, यहाँ पर बिजली के खंभे नहीं है, खंभे हैं तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिससे कि वो सक्षम अधिकारियों के साथ मिलकर इन विकास कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करें। लक्सर गन्ना विकास परिषद के परिसर में आयोजित समारोह में सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन राजेंद्र सिंह और नवनिर्वाचित बोर्ड को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस मौके पर परिषद के चेयरमैन चौधरी राजेंद्र सिंह खेड़ी ने कहा कि किसान गन्ना परिषद की मुख्य कड़ी होते हैं और उनके सामने किसी भी प्रकार की परेशानी न आए, इनका प्रमुखता के साथ ध्यान रखा जाएगा। वहीं इस मौके पर सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के हितों को देखते हुए विभाग पूरी तरह से कार्य कर रहा है। गन्ना विकास परिषद के जो तंत्र हैं, तंत्र से मतलब जो डिप्टी हैं, जो CDI हैं, जो अपने पर्यवेक्षक हैं, उन लोगों से हमें अपेक्षा होगी, उन्हें आगाह किया जाएगा कि आप सर्वे तरीका वो ढूंढें कि हर किसान की नई खतौनी मौके पर पहुंचकर उसका आधार, नई खतौनी मौके पर उसकी फोटोग्राफी होगा, सर्वे होगा, तभी किसान की सुविधा हो सकती है। और नहीं जो फॉर्मेलिटी है एज ए उसमें रजिस्टर में कर लेते हैं, उससे कभी किसान की समस्या हल नहीं हो सकती। जो मैंने एक सवाल किया था DCO के सामने और मिल प्रबंध के सामने कि जो 12 पखवाड़े तक हमारी जो पर्चियों का वितरण होता है, मिल चलता 8वें 8.5वें पखवाड़े तक मान लो, तो वो 3.5 का 4 का क्या हुआ, कहाँ गई पर्चियाँ में? उसका कारण ये है कि सर्वे सही नहीं है, फर्जी खाते चले हुए हैं। वो फर्जी ना हो कभी, क्योंकि उनका सही तरीके से जो मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग सही होनी चाहिए, काम सही हो जाएगा। देखिए, जैसे कि हमारे इस नए बोर्ड का गठन हुआ है, क्योंकि गन्ना विकास परिषद का पूरा मतलब होता है इस जो क्षेत्र है, ये गवर्नमेंट बॉडी को जो ऑपरेट करती है उसके विकास से संबंधित होता है। क्योंकि विकास के सभी कार्य हमारे गन्ना विकास परिषद से कराए जाते हैं, जिसमें जो हमारे कमीशन का पैसा आता है थ्रू सोसाइटी आता है, जो 3 मिल के द्वारा जारी किया जाता है, तो उस पैसे से जितने भी विकास के कार्य होंगे वो संपन्न कराए जाएंगे। इसके साथ में जो सर्वे से रिलेटेड है, एक निगरानी बॉडी बनी है, नई बॉडी आई है, तो मैं चाहूँगा, इससे उम्मीद रखूँगा कि नई बॉडी जो है हमारे जो गन्ना विकास परिषद है इसके कार्य पर निगरानी रखे, अच्छे से सभी कार्य संपन्न कराएं।
गुरुकुल कांगड़ी सब विश्वविद्यालय 2021 में विश्व स्तरीय औषधि पादप महाकुंभ करने जा रहा है। इस ग्रीन कुंभ नाम दिया गया है और इसकी तैयारियों को लेकर विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय एवं औषधि पादप के वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि उन्होंने पूर्व में वन एवं आयुष मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात कर औषधि पादप महाकुंभ की जानकारी दी थी। उसी कड़ी में आज एक पादप प्रदर्शनी का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस ग्रीन कुंभ में शुगर के लिए इंसुलिन बढ़ाने वाले पौधे भी मौजूद होंगे। इसी तरह आगामी कुंभ में लोगों को आयुर्वेद का सही प्रारूप देखने को मिलेगा। यहाँ पे करीब 100 से अधिक औषधि पादप हमने एक हर्बल गार्डन क्रिएट किया है जिसमें लगाए गए हैं, और जो हमारा ध्यान होगा वो मोस्टली तुरंत थेरापेटिक, जो तुरंत लाभकारी हों, ऐसे पादपों पर होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंसुलिन प्लांट हमने रखा हुआ है। जो हमारा देश है वो डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। आए दिन हम देखेंगे हर दूसरे तीसरे में डायबिटीज़ के लक्षण मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप इंसुलिन प्लांट से लेके यहाँ उत्तराखंड का जो ब्रह्म कमल है, कपूर, रुद्राक्ष, इस तरह के यहाँ पे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। ना केवल देखने को, इसमें किए गए शोध जो लोगों ने खुद शोध किए हैं वो लोग प्रस्तुत करेंगे यहाँ पे, तो जिससे जो है लाइव एक्सपीरियंस जो लोगों का है वो हमें मिलेगा और इस एक्सपीरियंस को हम जन जन तक पहुँचाएँ। भगवानपुर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत पुलिस ने गत रात्रि चेकिंग के दौरान 2 सगे भाइयों को 54 ग्राम स्मैक के साथ वहां से पकड़ा गया है। और वहीं गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान शहजाद उर्फ बादल जबकि दूसरे की पहचान एजाज उर्फ लाला के रूप में की गई है। वहीं भगवानपुर थाना अध्यक्ष PD भट्ट ने बताया कि पुलिस का नशे के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी इसी तरह से जारी रहेगा और नशे के कारोबारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे भगवानपुर क्षेत्र में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 14/1/2021 को देर रात्रि चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम शहजाद उर्फ बादल है, दूसरे का नाम एजाज उर्फ लाला है। ये दोनों सगे भाई हैं। इनके पास से 54 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर दोनों के खिलाफ मुकदमा काम कर दिया गया है और आज इनको वास्ते रिमांड श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हल्द्वानी के इंदिरा नगर सहित अन्य इलाकों में रेलवे ने अपनी भूमि पर अतिक्रमण बताकर 1581 घरों में 15 दिन के भीतर घर खाली करने का नोटिस जारी किया है। वहीं घर खाली करने का नोटिस मिलने के बाद लोग डर के माहौल में थे और लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने गरीबों के बीच मसीहा का काम किया है। उन्होंने गरीबों की आवाज को जिला अदालत तक पहुंचाया और आज अदालत ने घर खाली करने के आदेश पर अगली तारीख 2 फरवरी तक स्टे कर दी है। वहीं लिहाजा आज बलमूलपुरा के लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और भविष्य में भी मदद की उम्मीद जताई है। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और मैं नई बस्ती ताज मस्जिद का रहने वाला हूँ। ये नोटिस आया था हमारे पास, तो इसमें जो है हमारे दीपक बलियोटिया जी ने हमारे बीच आए और जो है हमसे जो है संपर्क करा और हमारे लिए जो है इन्होंने वकील खड़े करे और हमारी मदद करी इन्होंने। दीपक बलियोटिया जी के माध्यम से जो है हम हाई कोर्ट में पहुँचे और हाई कोर्ट से जो है हमें आंतरिक जो है स्टे मिला है, जो हमारे जो है राहत क्या वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। अब जो है हमारी और भी फाइलें हैं और दीपक जी ने कहा है कि हम जो है और भी फाइल अपनी आगू लगाएंगे और ताकि जो है सबको राहत मिले और ये केस जो है लंबा चलेगा। इसमें जो है रेलवे जो है उसकी जो है गलत उन्होंने कब्जा कर रखा, अपना जो है वो केस वापस ले ले। हाँ, जैसा ये 8 तारीख का प्रकरण है, 8 तारीख को जो 1581 नोटिस जारी हुए थे उसमें से एक साहब एहसान साहब का जो था वो दीपक बलियोटिया जी के मार्फत से जो केस जो है जिला न्यायालय में गया है,
तो आज हमें उसमें अंतरिम राहत मिल गई है। 2 फरवरी तक गालिबन राहत मिल गई है इसमें। इससे हमें एक बेनिफिट ये हो रहा है कि इसके जरिए हम अपना आगे का रास्ता मिल जाता है, जिसके जरिए हम आसानी से अपनी पैरवी कर सकते हैं, अपने केस को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इसका बाकी लोग कतई ये मकसद ना निकालें कि इस स्टे की वजह से सबको स्टे मिल गया है। इससे सबको फायदा ये होगा कि जितने भी बाकी लोग बचे हुए हैं जिनको स्टे आया है, वो इसकी माध्यम से अपने केस को भी ले जाकर आसानी से स्टे हासिल कर सकते हैं। एक रास्ता जो है हमें। भारतीय किसान यूनियन टिकेत ने प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता कर ऐलान करते हुए कहा कि आगामी 23 जनवरी को भारी लाभ लश्कर के साथ गवर्नर हाउस का घेराव कर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून का विरोध जताया जाएगा। वहीं किसानों ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा कृषि कानून के आदेशों से वह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपने ही लोगों के द्वारा बनाई गई कमेटी को खड़ा कर दिया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकेत के गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया कि 23 जनवरी को भारी संख्या में हरिद्वार क्षेत्र से किसान गवर्नर हाउस की तरफ कूच करेंगे और कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। जो दिल्ली के अंदर लगभग 50 दिन से किसान आंदोलन चला हुआ, ये जो कोरोना काल में सरकार ने 3 काले कानून पास किए थे उनको लेकर, तो ये हमारा वहाँ जो कमेटी है, कमेटी का निर्णय हुआ कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सभी कमिश्नर हाउस का घेराव करा जाएगा। तो उसी क्रम में हम यहाँ उत्तराखंड के किसान भी देहरादून कमिश्नर हाउस का घेराव करेंगे 23 जनवरी को। उसी के लिए आज ही हमने यहाँ बैठक करी और सभी उत्तराखंड के किसानों से निवेदन कराया कि वो अपना जातिवाद को भुलाकर और एकता का परिचय देते हुए किसान के सम्मान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 23 तारीख में देहरादून पहुँचे। और वहाँ जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम धरना प्रदर्शन इसी तरीके से लगातार करते रहेंगे। जो भी दिल्ली की कमेटी से दिशा निर्देश होगा उसी के अनुसार उत्तराखंड के किसान भी यहाँ आंदोलन करते रहेंगे। जो भी दिल्ली से ऐलान होगा, ये सबसे बड़ी जंग जो देश दुनिया में विख्यात होगी। इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं और ये दिल्ली से जो ऐलान होगा हम उसी का फॉलो करेंगे। हम आज दिल्ली से आए और हमें कहा कि आप 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर और गवर्नर हाउस घेरो, ताकि यहाँ के सरकार को देश की प्रदेश की सरकारों को सुभाष चंद्र बोस के आदर्श याद आ जाए और वो जनता के हम काम करो। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने अपनी IAS की डिग्री पर लात मारकर जनता के लिए काम करा था, ऐसे आदर्श ये लोग अपनाओ। उसके लिए हम इन्हें याद दिलाने के लिए गवर्नर हाउस का जो घेराव करेंगे और ये सरकार को कहेंगे कि ये तीनों काले कानून वापस हो। वादे करे थे। कोविड-19 के चलते दून मेडिकल कॉलेज में मरीज अस्पताल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसे लेकर डॉक्टरों को एक बार फिर चिंता सताने लगी है। दरअसल दून मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस के 10 नई मशीनें लगी हैं, लेकिन मशीनों को मरीजों का इंतजार है। वहीं डायलिसिस के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश बसेरा का कहना है कि लोग डायलिसिस कराने अस्पताल में नहीं आ रहे हैं, जबकि मरीजों को सभी सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें डायलिसिस मशीनों के लिए उन्हें स्टाफ की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखा है। प्रिंसिपल साहब ने हम लोग का अभी स्टाफ हमारा अभी तो कम है 10 मशीनों के हिसाब से, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने शायद कुछ स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए अभी इश्तेहार दिया है, तो वाले भी हम पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे स्टाफ। ये जो नई मशीन आई है इससे हमारे उत्तराखंड के खासकर आसपास के मरीज हैं उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ 3 मशीनें हुआ करती थी, वो भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 10 साल पुरानी थी। तो इन नई मशीनों के आने की वजह से हम लोग कम से कम मिनिमम 10 पेशेंट को डायलिसिस पर डे दे सकते हैं, वो भी एक ही शिफ्ट में। अगर हमारे पास पेशेंट बढ़ते हैं तो हम 2 शिफ्ट देंगे, तो हम कम से कम 2 शिफ्ट के हिसाब से 20 पेशेंट को पर डे कैटर कर सकते हैं। और ये डायलिसिस यूनिट जो है हमारी बिल्कुल सिक्योर और सेफ है कोविड नेगेटिव पेशेंट के लिए हम लोग इसको लेते हैं। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।